राज्य व्यवस्था से तात्पर्य। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि राज करने अर्थात शासन करने की व्यवस्था को, तंत्र को राज व्यवस्था कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस पर राज करने की व्यवस्था? इस प्रश्न का उत्तर है राज्य पर राज करने की व्यवस्था। अब फिर प्रश्न उठता है राज्य से क्या तात्पर्य है, अर्थात राज्य किसे कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप कहा जा सकता है कि राज्य के 4 अवयव या अंग हैं। उन 4 अवयवों अथवा अंगों के सम्मिलित रूप को ही राज्य अर्थात स्टेट कहते हैं। वे 4 अवयव हैं: नंबर 1 निश्चित भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार तथा नंबर 4 संप्रभुता। इन्हीं 4 अवयवों से युक्त सत्ता को राज्य कहते हैं। अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत राज्य यानी स्टेट से आशय देश यानी कंट्री से है, न कि प्रदेश से। इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, प्रदेश अर्थात प्रोविंस है, न कि राज्य, जबकि भारत एक राज्य अर्थात स्टेट है, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता यानी सोवरेनिटी है, किंतु उत्तर प्रदेश के पास नहीं। इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास स्वायत्तता तो है किंतु स्वतंत्रता नहीं, जबकि भारत के पास स्वतंत्रता है और हर प्रकार से स्वतंत्र सत्ता को ही संप्रभु यानी सोवरेन कहते हैं। अतः भारत एक राज्य अर्थात स्टेट है। अब यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि भारत का स्वरूप संघीय अर्थात फेडरल है, जिसमें 29 प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। चूंकि इन प्रदेशों को विकास से जुड़े कई मामलों या मदों में निर्णय लेने के लिए संविधान द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अतः उन मामलों में प्रदेश स्वतंत्र राज्य की तरह निर्णय लेते हैं। इसलिए संविधान में कई अनुच्छेदों में इनके लिए भी राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी राज्य व्यवस्था विषय के तहत स्वतंत्र रूप में राज्य से आशय देश यानी कंट्री से ही है, न कि प्रदेश से। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि राज्य के अवयवों पर प्रश्न बनते हैं और राज्य के अवयव वही 4 हैं जो ऊपर बताए गए हैं। राज्य व्यवस्था के लिए संविधान की आवश्यकता। अब चूंकि राज्य में विशाल जनसंख्या शामिल होती है, अतः उसके सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक सुगठित तंत्र अथवा संगठन की आवश्यकता होती है। उसी तंत्र या संगठन अथवा सत्ता को सरकार, गवर्नमेंट कहते हैं। इस प्रकार राज्य के मोटे तौर पर 2 पक्ष हो गए। नंबर 1 जनसंख्या अर्थात जनता तथा नंबर 2 सरकार। सरकार जनसंख्या अर्थात जनता पर शासन करती है और जनता सरकार से शासित होती है। अतः जनता और सरकार दोनों के लिए कुछ नियम कानून अथवा विधि या विधान की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हीं नियम कानूनों या विधि विधानों के अनुसार इन अकॉर्डेंस विद द लॉ दोनों आचरण करें, जिससे दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण सामंजस्य बना रहे, इनके बीच किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, जनता स्वयं अपने कर्तव्यों की मर्यादा में रहे, अनुशासन की सीमा में रहे और राज्य भी स्वेच्छाचारी ना हो, निरंकुश ना हो। दोनों पक्ष अपनी अपनी मर्यादा में विधि निर्धारित सीमा में रहते हुए कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है कि संघर्ष नहीं होगा, फिर दंड की भी आवश्यकता नहीं होगी। सभी व्यक्ति, वर्ग और राज्य विकास के कार्यों में संलग्न रहेंगे, तभी समाज में शांति होगी, सुख और समृद्धि आएगी, विकास होगा और स्थिरता रहेगी। और यही वस्तुतः लोकतंत्र का मूलभूत उद्देश्य है। यही लोकतंत्र, जो कि राजतंत्र अर्थात शासन तंत्र का आधार है, फले फूलेगा, पल्लवित पुष्पित होगा तो व्यष्टि और समष्टि का तथा राष्ट्र राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। और यही भारत राष्ट्र राज्य का अभीष्ट उद्देश्य है।
अब उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जनता को कुछ अधिकार मिलें, कुछ विधि विधानों की परिसीमा हो तो कुछ कर्तव्यों का ज्ञान हो। उसी प्रकार राज्य के लिए भी यह आवश्यक है कि उसे भी कुछ कर्तव्य सौंपे जाएं, कुछ अपरिहार्य कार्य निर्धारित किए जाएं तथा कुछ विधि विधानों की परिसीमा तय की जाए, ताकि वे उदासीन ना हो सकें, निश्चेष्ट ना हो सकें और निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी ना हो सकें। ऐसे विधि विधानों का एक सुव्यवस्थित क्रम और संग्रह होना चाहिए। वे विधि या विधान जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं, जो समस्त कानूनों, नियमों, विनियमों, सरकारी अधिसूचनाओं, आदेशों, अध्यादेशों आदि के स्रोत हैं, जिसके आधार पर सरकार शासन करती है और जनता शासित और आत्मानुशासित होती है, उसी ग्रंथ का नाम है भारतीय संविधान। भारत में यही संविधान सर्वोच्च यानी सुप्रीम है और इसी संविधान से जनता ही नहीं, सरकार भी और उसका प्रमुख राष्ट्रपति भी शासित होता है। संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन की छूट किसी को नहीं है, न जनता को, न सरकार को, न संसद को, न ही न्यायपालिका को। सभी को इसी संविधान द्वारा विनिश्चित की गई अपनी अपनी परिसीमा में रहते हुए कार्य करना है। अब चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि से प्रश्न प्रारंभ होते हैं, अतः इस भाग के अध्ययन की शुरुआत भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होती है। यहीं से हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान विषय का अध्ययन प्रारंभ करें। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के क्रमिक विकास का भारत की गुलामी के काल से गहरा संबंध है, जिसकी शुरुआत 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तथा व्यापार के लिए उसके भारत आगमन से होती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षीण हुई राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कंपनी ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्ति हेतु प्रयास प्रारंभ किया। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में मिली विजय के फलस्वरूप कंपनी भारत की राजनीतिक स्वामी बन गई। भारत का शासन कंपनी के हाथों में आ गया, किंतु कंपनी के शासन में अनेक गंभीर दोष थे, जिसके कारण भारतीयों में कंपनी के शासन के प्रति असंतोष, आक्रोश उभरने लगे और 1857 ईस्वी में एक विशाल जन विप्लव हुआ, जिसे 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। इस क्रांति के पश्चात 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने सत्ता हस्तांतरण और भारत में श्रेष्ठ शासन हेतु एक कानून, भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित कर भारत में कंपनी के राजनीतिक अधिकारों का अंत कर दिया और भारत के शासन को प्रत्यक्षतः ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया। इस प्रकार भारत पूर्णतया अंग्रेजों का गुलाम बन गया। किंतु अंग्रेजों का भी उद्देश्य भारत का शोषण करना, इसके संसाधनों का दोहन तथा उससे लाभ कमाना था। वैसे भी गुलामी पशु पक्षियों को भी पसंद नहीं होती है, अतः ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध भी स्वर मुखर होने लगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्र नायकों ने घोषणा की कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जून 1934 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से यह मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चयनित भारतीयों की एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए, जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करे।
अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अगस्त 1940 को की गई घोषणा, जिसे अगस्त प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है, के द्वारा भारतीयों की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग स्वीकार कर की गई। क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में भारत आया, के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण पूर्णतया भारतीयों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार इतिहास के घटनाक्रम आगे बढ़ते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी के स्थान पर भारत की स्वतंत्रता से सहानुभूति रखने वाला दल लेबर पार्टी सत्ता में आई। इसने अर्थात लेबर पार्टी की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यीय एक दल, जो कि कैबिनेट मिशन कहलाया, को 2 प्रमुख उद्देश्यों, नंबर 1 अंतरिम सरकार का गठन तथा नंबर 2 संविधान सभा की स्थापना के उद्देश्य से भारत भेजा। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर नंबर 1 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तथा नंबर 2 6 दिसंबर 1946 को औपचारिक रूप से संविधान सभा अस्तित्व में आई। अब अगले चरण के रूप में आवश्यक है कि हम कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा। कैबिनेट मिशन का भारत बंबई आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को सौंपी। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई अगस्त 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस मिशन के 2 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों की कुल प्रारंभिक संख्या 389 थी। इनमें ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांतों से 292 सदस्य, भारतीय नरेशों की रियासतों, देशी रियासतों से 93 सदस्य तथा चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों अर्थात दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ तथा कुर्ग से 4 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में चुने गए थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों में हैदराबाद ने संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया था और मैसूर ने सर्वाधिक सदस्य 7 चुनकर संविधान सभा में भेजा था। तत्पश्चात मुस्लिम लीग के 90 सदस्यों के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। इस संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के लगभग सभी शीर्षस्थ नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य कृपलानी, टी कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी आदि शामिल थे। इसी प्रकार कांग्रेस इतर दलों से भी अनेक महान विभूतियां इस संविधान सभा में शामिल थीं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रोफेसर के.टी. शाह, हृदयनाथ कुंजरू, एम. गोपाल स्वामी आयंगर, सर अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बख्शी टेक चंद्र आदि। इस संविधान सभा में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू सहित 12 महिलाएं भी शामिल थीं, जिनका नेतृत्व श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख किया करती थीं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत के विशाल जनमत की वास्तविक प्रतिनिधि सभा थी। इसके बावजूद यह पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी, किंतु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने से संविधान सभा अंततः वैधानिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में पूर्ण स्वतंत्र एवं संप्रभु संस्था बन गई। इस प्रकार कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और हमने इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों की जानकारी प्राप्त किया। अब इसी क्रम में हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। अतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को स्पष्ट घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। तदनुरूप भारत को आजादी प्रदान करने की दिशा में प्रगति हेतु लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता उपरांत 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना में भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ पृथक पाकिस्तान के निर्माण का भी प्रस्ताव था, अर्थात सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का जन्म इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। इस माउंटबेटन योजना को सभी संबद्ध पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद से पारित हुआ और इसी आधार पर 14 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश अधिराजत्व की समाप्ति हुई तथा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अभ्युदय हुआ। संविधान का निर्माण। ऊपर के अध्याय में हमने संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया। इस संविधान सभा पर स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करने का दायित्व था। अतः इसने 9 दिसंबर 1946 से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि ऐसी संस्थाओं के गठन के बाद सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा इसके अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अतः संविधान सभा ने अपनी बैठक के प्रथम दिन अर्थात 9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्वाभाविक है
कि इसके बाद संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम ये उठा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। नंबर 2, वर्तमान में ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों में आने वाले क्षेत्र तथा इसके बाहर के अन्य ऐसे क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में शामिल होंगे, सब मिलकर एक संघ कहलाएंगे, अर्थात भारत का स्वरूप संघात्मक होगा। नंबर 3, ये सभी क्षेत्र संविधान द्वारा विनिश्चित की गई अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वायत्त शासी इकाई होंगे। नंबर 4, भारत संघ और इसके अंतर्गत सभी राज्यों में राजशक्ति का स्रोत जनता होगी आदि। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के मूल आधार पर संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय एक समिति का गठन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान निर्माण कार्य के सुचारू संचालन के लिए प्रारूप समिति के अलावा कई समिति, उप समितियां जो प्रक्रिया संबंधी और विषय संबंधी थीं, गठित की गईं। वे समितियां, उप समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार रहे। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष के.एम. मुंशी, मूलाधिकार समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूलाधिकार उप समिति अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, संविधान प्रारूप समीक्षा समिति अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, संघ शक्ति समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय शक्ति समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान सभा की परामर्श समिति अध्यक्ष वी.एन. राव आदि। इन समितियों, उप समितियों के विधि विशेषज्ञों ने संविधान के आंतरिक यथा भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा वाह यथा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि के संविधानों का गहन एवं विशद अध्ययन किया तथा उनमें जहां जो कुछ सर्वश्रेष्ठ था उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर भारतीय संविधान में शामिल किया। संविधान के निर्माण कार्य के दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा ने 165 दिन कार्य किया तथा 3 वाचन हुए। संविधान का निर्माण कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के साथ प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के साथ पूर्ण हुआ। इस प्रकार संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के साथ स्वीकार हुआ और इसी तिथि को संविधान के 3 प्रावधान, नंबर 1 अंतरिम संसद, नंबर 2 नागरिकता, नंबर 3 निर्वाचन प्रवृत्त अर्थात लागू इनेक्टेड हुए। श्रेष्ठ संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रवृत्त हुआ। भारत में 26 नवंबर की तिथि विधि दिवस के रूप में
तथा 26 जनवरी की तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत संविधान के प्रारूप में कुल 315 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थीं। लेकिन जब संविधान बनकर पूर्णतया तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।